हेलो स्टूडेंट्स, O2S अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो HCS का एग्ज़ाम है वो 24 जुलाई को है। तो यहाँ पे हमने पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो यहाँ पे हमने एक नई जो आपके लिए सीरीज़ है वो शुरू करी थी, जिसके अंदर हम अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पिछली क्लास के अंदर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि आप जितनी मर्जी थ्योरेटिकल नॉलेज ले ले, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में, तब तक वहाँ पे आप एग्ज़ाम देने के लिए एक तरह से अच्छे से प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम आज कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, दैट इज़ रिलेटेड टू युक्त धारा स्कीम। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उन्होंने एक युक्त धारा स्कीम को लॉन्च किया था इसरो के साथ मिलकर। दैट मीन्स ये जो युक्त धारा पोर्टल है वो इसीलिए लॉन्च किया गया था कि जितने भी एसेट्स हैं जो मनरेगा स्कीम से रिलेटेड हैं, जैसे कि आपको पता है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है उसके तहत यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाती है और यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को डेवलप किया जाता है, जैसे रोड्स वगैरह हो गया है ना, रूरल विलेजेस के अंदर भी अलग अलग चीज़ों को डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे उन सारे एसेट्स को एक GI बेस्ड इंफॉर्मेशन एक तरह से प्रोवाइड करने के लिए, एक ऐप के ऊपर उसको टैग करने के लिए कि कौन सा जो एरिया है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसीलिए युक्त धारा पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाएगी, लेकिन जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि इसरो के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू जनजातीय गौरव दिवस। जैसा कि आप जानते हैं 2021 के अंदर सबसे पहली बार 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस को मनाया गया। दैट मीन्स यहाँ पे नेशनल ट्राइबल्स डे जो है उसको मनाया गया और 15 नवंबर को ही जो बिरसा मुंडा जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसके अलावा जो झारखंड स्टेट है उनका भी जो एक तरह से डेट होती है वो भी 15 नवंबर की है। और अगर मैं बिरसा मुंडा के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 1890s के टाइम पर यहाँ पर जो बिरसा मुंडा जी हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेलियन कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे उनके अलग अलग राइट्स को छीना जा रहा था। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स की लैंड पॉलिसी भी थी, तो यहाँ पर ट्राइबल पीपल के जो लैंड है उनको भी एक्वायर किया जा रहा था। तो इसी चीज़ के अगेंस्ट रिबेलियन करने के लिए बिरसा मुंडा रिबेलियन हुआ था। तो उनके नाम पर ही 15 नवंबर, क्योंकि उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उसी दिन जनजातीय गौरव दिवस को मनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो इसका उत्तर होगा बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अगर मैं पहली स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो इसको कौन रिलीज करता है, तो जर्मन वॉच के साथ मिलकर एक कैन इंटरनेशनल है। इसके अलावा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट भी मिलकर इस रिपोर्ट को निकालते हैं और यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये देखा गया कि कंसेक्यूटिवली तीसरे साल के लिए इंडिया ने 10th रैंक हासिल किया है। दैट मीन्स क्लाइमेट परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे इंडिया जो है अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा जो पहले 3 रैंक्स है उस पर कोई भी कंट्री को ये 3 रैंक्स नहीं दिए जाते, क्योंकि बेसिकली ये मानते हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए पहले 3 रैंक्स को यहाँ पर खाली रखा जाता है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि डेयरी सहकार स्कीम जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो अमित शाह जी हैं, दैट मीन्स जो होम मिनिस्टर हैं, इसके अलावा वो कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंडर ही इस डेयरी सहकार स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि ये कॉर्पोरेशन रिलेटेड जो स्कीम है इसको कौन इंप्लीमेंट करने वाला है, तो यहाँ पर जो NCDC है, दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो इस डेयरी सहकार स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली है, जिसके अंदर बेसिकली यहाँ पे कुछ जो पैसा है वो अलॉट किया गया ताकि यहाँ पे डेयरी सेक्टर के अंदर अलग अलग कॉर्पोरेशन सोसाइटीज को बनाया जाए, जैसे कि अमूल हो गई एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट होगी बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट बोल्ड। अब बोल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर बैम्बू ऑयसेज ऑन लैंड इन ड्रॉट। तो यहाँ पर जो KVIC है, दैट मीन्स यहाँ पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो कमीशन है, इन्होंने ये बोला है कि जितना भी सेमी एरिड और एरिड रीजन है, जहाँ पर एक तरह से ज़्यादा ड्रॉट आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा सूखा आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे
बैम्बू के जो सैपलिंग्स हैं उनको लगाया जाएगा। तो इसके लिए ही इस प्रोजेक्ट बोल्को KVIC जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो यहाँ पे आपके जो दोनों स्टेटमेंट होंगे वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आपका इसका आंसर बनेगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक जो गार्डन है जिसके अंदर 50 डिफरेंट स्पीशीज को ग्रो किया जा रहा है, तो ये कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड के देहरादून के अंदर एक टाउन है जिसका नाम है चकराता टाउन। इस टाउन के अंदर ही, जो कि इंडो चाइना के जो बॉर्डर है बेसिकली वहाँ पर लाई करता है, और आपका जो बद्रीनाथ का टेम्पल है वो भी इसके नज़दीक ही लाई करता है। तो इस टाउन के अंदर ही इस क्रिप्टोगेमिक गार्डन को खोला गया है। अब अगर मैं क्रिप्टोगेमिक गार्डन के बारे में बात करूँ तो आपको पता होगा कि प्लांट की अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। एक होता है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा होता है फनेरोगेम्स। तो जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी फ्लावर्स और सीड्स नहीं होते वो क्रिप्टोगेम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दैट मीन्स इस गार्डन के अंदर ऐसे प्लांट्स लगाए गए हैं जिनके कोई भी फ्लावर्स और सीड्स नहीं हैं, जैसे कि मॉसिस हो गया, लिवरवर्ट्स हो गया, एल्गे हो गया, जो कि थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन हैव बीन रिसेंटली अवॉर्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद जी हैं वो एक हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं हमारे इंडिया के, तो इनके नाम पर ही एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब ये उन सारे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को मिलता है जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर 2021 के अंदर टोटल ऐसे 12 प्लेयर्स को ये अवार्ड दिया गया है। तो इन सारे में से आपने कुछ जो प्लेयर्स हैं वो आप इजीली याद रख सकते हैं क्योंकि वो रिसेंटली न्यूज़ में भी चल रहे थे। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है वो इस अवार्ड को प्रोवाइड देते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ये चारों के चार जो प्लेयर्स हैं इन सबको ही ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 8 और ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे अगर मैं अवनी लेखारा जी के बारे में बात करूँ जो कि एक शूटर है, बेसिकली राइफल शूटर की कैटेगरी में इनको ये मिला है। नेक्स्ट इज लवलीना बोरगोहेन जी जो कि एक बॉक्सर हैं, और नीरज चोपड़ा जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो एक एथलीट हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो की गेम के अंदर यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। मिथाली राज जी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है इंडिया की फीमेल क्रिकेटर हैं, तो इनको भी जो खेल रत्न अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, वो दिया गया है। तो यहाँ पे आपके सारी स्टेटमेंट्स ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि किसको अभी रिसेंटली NCLAT का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। अगर मैं NCLAT के बारे में बात करूँ तो दैट मीन्स नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। दैट मीन्स ये एक ऐसा ट्राइब्यूनल है जो कि कंपनीज से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनको देखता है। इसके अलावा ये जो एपिलेट ट्राइब्यूनल है वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये बनाया गया था। यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि ट्राइब्यूनल का मतलब ये होता है बेसिकली कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उसकी जो हियरिंग है वो एक ट्राइब्यूनल ही सुनता है। तो यहाँ पे एक तो है आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो जब भी ये अपनी कोई भी जजमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, अगर कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी कंपनी इस जजमेंट से एक तरह से संतुष्ट नहीं है तो वो दोबारा से NCLAT में अपील कर सकती हैं। तो यहाँ पे इनके चेयरपर्सन को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे जो जस्टिस अशोक भूषण जी हैं, तो इनको अभी रिसेंटली NCLAT का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ISFR रिपोर्ट 2021। ISFR का मतलब होता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि एक बाई एनुअल रिपोर्ट है। दैट मीन्स हर 2 सालों बाद इस रिपोर्ट को एक तरह से लॉन्च किया जाता है। और कौन इसको रिलीज करता है रिपोर्ट को? तो जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। तो यहाँ पे जब सबसे पहली रिपोर्ट रिलीज हुई थी तो 1987 में ही रिलीज करी थी। तो इस हिसाब से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ कि 2021 के अंदर आपको फॉरेस्ट कवर और जो ट्री कवर है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी स्टेट है जो परसेंटेज ऑफ एरिया वाइज जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो वो है मिजोरम। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि स्टेट के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश वाले रीजन के अंदर है। तो आपने इन चीज़ों के बारे में ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी।
क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में परसेंटेज ऑफ एरिया वाइज पूछा है। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि फेब 2022 के अंदर जो 1000th ODI खेला गया था उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ODI के बारे में सबसे पहले बात करूँ, दैट इज़ वन डे इंटरनेशनल, जो कि बेसिकली क्रिकेटर्स जो हैं वो यहाँ पर क्रिकेट मैच होता है जिसमें 50-50 ओवरों की ये गेम होती है। तो यहाँ पे इंडिया ने अभी अपना 1000th जो ODI है उसको खेला है, लेकिन उनमें से जो जीतने वाले ODIs हैं कि उनमें से किस में उन्होंने जीत हासिल की है, तो वो सिर्फ 581 नंबर है। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि ये जो ODI है वो कहाँ पर खेला गया था, तो अहमदाबाद के अंदर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ पर ही खेला गया था। थर्ड स्टेटमेंट है आपकी कि जो फर्स्ट ODI खेला गया था वो किसके अगेंस्ट, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंग्लैंड के अंदर खेला गया था। तो यहाँ पे आपकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो इस हिसाब से आपका आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ई श्रम पोर्टल। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया था ताकि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का मतलब जैसे स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह हो गया, जिनकी जो जॉब है बेसिकली सिक्योर नहीं होती है, उनको नहीं पता होता कि कल हम क्या काम करेंगे, जैसे सीजनल वर्कर्स वगैरह हो गया है ना, लेबरर्स हो गया, तो ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं। अब इन सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए एक ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इस ई श्रम पोर्टल के ऊपर ये सारे के सारे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो जाकर रजिस्टर करेंगे और उनको सेंट्रल और जो स्टेट की अलग अलग स्कीम्स हैं उनका भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा सरकार के पास सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का डाटा भी इकट्ठा हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको लॉन्च किया। सेकंड जो है वो यहाँ पे दे दिया कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनके लिए लिंक प्रोवाइड किया है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है। तो आपका जो आंसर बनेगा दैट इज वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू CDRI। CDRI इज कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो CDRI है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 के अंदर एक तरह से अनाउंस किया था, जब वो यूनाइटेड नेशन की जो क्लाइमेट एक्शन समिट है उसमें गए थे, वहां पर पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर तब एक तरह से इसको लॉन्च किया गया था। तो या जो सेकंड आपकी स्टेटमेंट है कि ये ब्रिक्स का इनिशिएटिव है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को भी एलिमिनेट करके देखें तो इसका आंसर बन जाएगा 1 और 3। बाकी की स्टेटमेंट्स के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो CDRI है बेसिकली इसलिए बनाया गया था क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो चुका है और उसकी वजह से अलग अलग डिजास्टर आ रही हैं, जैसे मानसून बहुत ज़्यादा होने लग गया है, फ्लडिंग वगैरह वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग गई है उसकी वजह से। तो यहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो कि एक तरह से डिजास्टर से रेजिलिएंट है। दैट मीन्स डिजास्टर आने के बावजूद भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर इस CDRI के अंदर अलग अलग जो कंट्रीज हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। टोटल 31 कंट्रीज हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। तो रिसेंटली बांग्लादेश ने ज्वाइन किया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में चल रहा था। तो आपकी फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो नेशनल कंज्यूमर्स डे है वो कब मनाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 के अंदर 24 दिसंबर में पास किया गया था। तो इस वजह से हम 24 दिसंबर को ही नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्माइल स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उन्होंने मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया, दैट इज़ अ स्माइल स्कीम। और ये जो स्कीम है मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर भी कवर की थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आप करंट अफेयर्स में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे जो हमने न्यूज़ ऑलरेडी कवर की है वो क्वेश्चंस की फॉर्म में ही आपको मिल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं स्माइल स्कीम के बारे में बात करूँ, दैट इज सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। दैट मीन्स जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है जिसके अंदर SC कैटेगरी हो गया है ना, ट्रांसजेंडर्स हो गया, तो इन सब के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि उनकी लाइवलीहुड को सुधारा जा सके और उनको अलग अलग स्किल्स वगैरह जो हैं वो प्रोवाइड करी जा सके। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ही इसको लॉन्च किया था। तो आपकी दोनों
स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड आकर इस काउंसिल में मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, है ना, इन सब के जो बेसिकली हेड्स हैं वो आकर इस काउंसिल में बैठते हैं। और ये जो काउंसिल है इसको एक कमेटी द्वारा ही रेकमेंड किया था 2008 के अंदर। जो रघुराजन कमेटी है उन्होंने बोला था कि आपको ऐसी कुछ डेवलपमेंट काउंसिल को बनाना चाहिए। और यहाँ पे इनके जो हेड होते हैं वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और जो सब कमेटी के हेड होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएंगी, क्योंकि जो हेड हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और जो सब कमेटी के हेड होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। तो इसका आंसर बनेगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी तो उसको एक कमेटी ने बैठकर ही इसको बनाया था बेसिकली, जो कि किसने रेकमेंड किया था, के कस्तूरी रंगन कमेटी ने रेकमेंड किया था। और यहाँ पे इस पॉलिसी के अंदर आपको पता ही होगा कि 5+3+3+4 का जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पे सामने देखने को मिला है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने करंट अफेयर्स में अच्छे से कवर की हुई है। अगर मैं बात करूँ कि पहली ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, तो सबसे ऊपर कर्नाटका है और दूसरे नंबर पर आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स 2021। तो दैट मीन्स जो लीड्स इंडेक्स है जिसके बारे में मैंने आपको रैंक्स एंड रिपोर्ट्स के अंदर भी कवर करवाया था। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके अंदर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कितनी आसान तरीके से जो बिजनेस है उसको सेटअप किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो गुजरात है इसने फर्स्ट रैंक हासिल किया था, सेकंड नंबर पर यहाँ पे हरियाणा था और थर्ड नंबर पर पंजाब था। तो दैट मीन्स हरियाणा सेकंड नंबर पे है, तो आपने इसके बारे में याद रखना है। और ये जो इंडेक्स है बेसिकली वर्ल्ड बैंक नहीं निकालता है, इस लीड्स इंडेक्स को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने निकाला था। तो आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ऐसा कौन सी कंट्री है जो न्यूएस्ट रिपब्लिक बनी है रिसेंटली। तो यहाँ पर नवंबर 2021 के अंदर जो बारबाडोस है जो कि साउथ अमेरिका के ऊपर वाले रीजन में बेसिकली अटलांटिक ओशन वाले रीजन में आइलैंड कंट्री है, तो रिसेंटली ये न्यूएस्ट रिपब्लिकन कंट्री है। रिपब्लिक का मतलब यहाँ पर यही होता है कि उस कंट्री का जो हेड होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वहाँ पर कोई भी मोनार्क वगैरह नहीं होता, कोई भी किंग वगैरह नहीं होता है। और अगर मैं बारबाडोस से पहले की बात करूँ तो 2008 के अंदर यहाँ पे नेपाल जो है वो न्यूएस्ट रिपब्लिकन बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड हर्बल पार्क जो है जो रिसेंटली अभी इनॉग्रेट किया है माना विलेज के अंदर, तो ये कहाँ पर लाई करता है। तो ये भी उत्तराखंड के चमोली वाले रीजन में लाई करता है। आपने इसके बारे में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नीति आयोग जो है एक इंडेक्स निकालता है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अर्बन एरियाज का इंडेक्स निकालता है कि कौन कौन से अर्बन एरियाज के अंदर जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो टॉप किया है इस इंडेक्स के अंदर तो वो हिमाचल प्रदेश के शिमला ने टॉप किया है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे दैट इज वाटर प्लस सिटी, तो यहाँ पर जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है उसके अंदर वाटर प्लस सिटीज़ को निकाला जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसी सिटीज़ जो सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट सिटीज़ हैं। तो यहाँ पर देखने को मिला कि जो इंदौर है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट सिटी है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। और इसको कौन लॉन्च करता है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 ही वाटर प्लस सिटीज़ को लॉन्च करती है। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज टोटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू G20 समिट। तो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के अंदर मैंने G20 के बारे में बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली जो इसकी प्रेसिडेंटशिप है दैट इज विद इंडोनेशिया। तो दैट मीन्स जो 1 दिसंबर 2021 से लेकर 1 दिसंबर 2022 से लेकर बेसिकली 1 दिसंबर 2023 तक जो इसकी G20 समिट की जो प्रेसिडेंटशिप होगी वो इंडिया के पास होगी। और 23 के अंदर ही G20 समिट को जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। तो दैट मीन्स इंडिया जो है वो G20 समिट को सबसे पहली बार ऑर्गेनाइज कर रही हैं या फिर होस्ट कर रही हैं। तो इसके बारे में आपने ध्यान रखना है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। और 2022 वाली जो है वो इंडोनेशिया बेसिकली होस्ट कर रहा है, हम 23 वाली को होस्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ ट्रॉयका कंट्रीज के बारे में तो G20 ट्रॉयका का मतलब बेसिकली ये होता है कि अभी प्रेसिडेंटशिप किसके पास है, नेक्स्ट किसके पास आएगी और इससे पहले
पहले कौन सी कंट्री के पास थी? तो इससे पहले क्योंकि इटली के पास थी तो यहाँ पर इटली भी होएगा ट्रोइका के अंदर, और अभी क्योंकि इंडोनेशिया के पास है और 2023 के अंदर ये इंडिया के पास आने वाली है। तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आइसलैंड नहीं है, वहाँ पे इंडोनेशिया आना चाहिए। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज टोटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर डिजास्टर्स को कंट्रीज के साथ मैच करना है कि कौन सी कंट्री में आपको अलग अलग जो साइक्लोन्स वगैरह हैं वो देखने को मिले। तो यहाँ पे जो टाइफून राई है वो फिलीपींस वाले रीजन में आया था। नेक्स्ट है आपका साइक्लोन बदसिराई, तो जो वो है वो मेडागास्कर वाले रीजन में आया था, जो कि एक आइलैंड कंट्री है, इंडियन ओशन वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं होंगा टोंगा आइलैंड के बारे में बात करूं जो कि आपके पैसिफिक वाले रीजन में लाई करता है, वहां पे अभी वोल्केनो इरप्ट हुआ था। और अगर मैं गोम्बे के बारे में बात करूं तो अगेन जो मोजाम्बिक है वो एक अफ्रीकन कंट्री है जिसके अंदर आपको गोम्बे साइक्लोन देखने को मिला था। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज लैंडसैट 9। तो यहाँ पे जो लैंडसैट 9 है वो यूनाइटेड स्टेट्स का जो जियोलॉजिकल सर्वे है उन्होंने नासा के साथ मिलकर इस मिशन को लॉन्च किया है। और ये जो मिशन है बेसिकली दैट इज, इसको हम न्यू आई इन द स्काई भी बोल रहे हैं क्योंकि ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि स्पेस में जाके अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वेशन वगैरह रखेगी और कहाँ कहाँ पे क्या क्या क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में भी बताएगी। तो यहाँ पे आपकी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो है वो किसको मिला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो BBC है दैट इज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, और यहाँ पर ये अलग अलग अवार्ड्स देते हैं। जैसे कि ये एक अवार्ड देते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ऐसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जो कि न्यूज़ में देखने को मिली। तो ये बेसिकली जो अवार्ड है इमा रेडुकानो को मिला है, और ये जो है वो ब्रिटिश के टेनिस प्लेयर हैं। तो आपने इनके बारे में ध्यान रखना है, एक फीमेल है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज अगेन ये जो क्वेश्चन है हमने लास्ट क्लास में भी किया था, ये रिपीट ऑफ द क्वेश्चन है कि आपका जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 2021 की जो थीम थी दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। तो यहाँ पे आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो इस हिसाब से आपने इनकरेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। तो आपका आंसर बनेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था, और बेसिकली इसलिए लॉन्च किया गया था कि जितने भी फार्मर्स हैं और उनका जितना भी लैंड है उनको अलग से एक 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। जैसे कि बेसिकली सिटीजन्स की आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे आधार नंबर दिया जाता है, इन द सेम वे लैंड की आइडेंटिटी के लिए UL पिन को दिया जाएगा। तो अगर मैं इसके आंसर को देखूं, इट इज़ अ यूनिक कोड फॉर एवरी प्लॉट ऑफ लैंड इन द कंट्री, और आपने ध्यान रखना है कि ये 14 डिजिट का नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि रिसेंटली एक बुक आई है दैट इज अ सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स इज अ बुक रिटन बाय। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या का वर्डिक्ट आया है कि जो राम जन्मभूमि है वो बेसिकली अयोध्या के अंदर ही बनाई जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक बुक लिखी थी जो कि किसने लिखी थी, सलमान खुर्शीद जी ने, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज कि कौन सी यूटी या फिर स्टेट ने 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी को लॉन्च किया है। तो मैंने आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर कवर करवाया था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हर एक ग्राम पंचायत में एक अलग से DG पे जो सखी है वो बनाई जा रही है, उनको एक अलग से डिवाइस प्रोवाइड किया जाता है, और उस डिवाइस के ऊपर यहाँ पे जो लोग हैं वो डिजिटली ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो ICC के आपके विमेंस और मेंस कैटेगरी में अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि सर गैरफील्ड सोबर्स मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो है वो बाबर आजम को मिला है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि पाकिस्तान के शाह अफरीदी जी को जो ICC का मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर है वो दिया गया है, और ICC का जो मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर है उसको हम सर गैरफील्ड सोबर्स मैन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड भी कहते हैं। और अगर मैं विमेन कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर हमारे इंडिया की जो स्मृति मधाना जी हैं उनको यहाँ पर ICC का विमेंस कैटेगरी में 2021 का अवार्ड दिया गया है, जिसको हम रशेल है हो फ्लिंट विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे आपको इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा है, तो आपका फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा, तो आपका A आंसर बनेगा इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात
बात करते हैं कि रिसेंटली जो नेशनल कमीशन ऑन वुमेन है उसके चेयरपर्सन कौन रीअपॉइंट किए गए हैं। तो जो रेखा शर्मा जी हैं वो पहले भी इसके चेयरपर्सन थे और अब दोबारा से इनको रीअपॉइंट किया गया है। अगर मैं यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑन वुमेन की बात करूँ तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1992 में बनाई गई थी। तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। दैट मीन्स इसको एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। अगेन जो आपकी ISFR रिपोर्ट है, दैट मीन्स इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि सबसे ज़्यादा आपको फॉरेस्ट कवर कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर मैं परसेंटेज ऑफ एरिया वाइज देखूँ तो वहाँ पर मिजोरम सबसे ऊपर है। इसके अलावा मैं स्टेट का अगर लार्ज साइज के हिसाब से देखूँ तो मध्य प्रदेश के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है और फिर ओडिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ATL स्पेस चैलेंज जो है वो किसने लॉन्च किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नीति आयोग के साथ मिलकर जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब को यहाँ पर लॉन्च किया है। अटल टिंकरिंग लैब जो है बेसिकली स्कूल्स के अंदर अलग अलग लैब्स को बनाया जाएगा ताकि यूथ के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी में थोड़ी थोड़ी इनोवेशन लाई जा सके। और जो यूथ है बेसिकली उनको ये लैब्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि वो आकर यहाँ पर रिसर्च वगैरह कर सके और अल्टीमेटली स्पेस से रिलेटेड नई नई चीज़ों को इन्वेंट कर सके। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो PM दक्ष मोबाइल ऐप है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो अगेन जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनको यहाँ पे उनके अंदर थोड़ी सी एफिशिएंसी लगाने के लिए और उनके अंदर स्किल वगैरह प्रोवाइड करने के लिए PM दक्ष मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट होगी, OBC होगी, सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, ट्रांसजेंडर्स हो गए, तो इन सब के लिए ये जो मोबाइल ऐप है इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था। तो यहाँ पे माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री नहीं रहेगी। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर है इसको भी मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में आपको कवर करवाया था कि वो बेसिकली कहाँ पर ओपन किया गया है और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं केरला की जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है त्रिशूर के अंदर, वहाँ पर ही ग्रेफीन से रिलेटेड जो लैब है उसको ओपन किया गया है। इसके अलावा अगर मैं ग्रेफीन के बारे में बात करूँ तो जैसा कि आप जानते हैं कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं जिसमें एक ग्रेफाइट है, एक डायमंड है। इन द सेम वे अगर मैं ग्रेफाइट के बारे में बात करूं जिसकी हेक्सागनल रिंग्स होती हैं और एक वो 3D स्ट्रक्चर होता है, तो अगर मैं इन हेक्सागनल रिंग्स को अलग कर लूं तो ये आपका बन जाएगा ग्रेफीन। तो जो ग्रेफीन होता है बेसिकली सिंगल लेयर जो हेक्सागनल रिंग्स होती हैं उसी को ही हम ग्रेफीन कहते हैं और उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज टोटली रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करी गई है। और अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में देखूं तो इन्होंने बोला कि ये एक डबल लेयर ऑफ एटम्स है। तो ये डबल लेयर नहीं होती है, सिंगल लेयर होती है जिसके अंदर बेसिकली जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागनल रिंग्स होती है और इसकी जो डायमेंशन होती है वो नैनोमीटर्स में होती है। नैनोमीटर्स का मतलब बेसिकली क्या होता है 10⁹ मीटर्स को हम नैनोमीटर्स की डायमेंशन में कंसीडर करते हैं। तो दैट मीन्स नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो ग्रेफीन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करी जा रही है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू बायोटेक प्राइड। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने रिसेंटली बायोटेक प्राइड को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जो प्राइड है उसकी भी एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म है दैट इज प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज। दैट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ यहाँ पर शेयर करी जाएगी ताकि हम बायोटेक सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बन सकें। तो ये जो बेसिकली बायोटेक प्राइड है इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था। तो इस हिसाब से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी और वुमेन से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी प्रमोट करने की बात नहीं करी गई है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो DG सक्षम प्लेटफॉर्म है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर लॉन्च किया है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने DG सक्षम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है ताकि यहाँ पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके और जो यूथ है वो यहाँ पर आकर सीख सकें और अल्टीमेटली उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। दैट मीन्स उनको जॉब्स लेने के लिए स्किल्स की ज़रूरत होती है और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करी जाएंगी ताकि उनको ईजिली जॉब्स वगैरह लेने के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं
दैट इज रिलेटेड टू ज्वाइंट मिशन निसार के बारे में। तो निसार का मतलब ही क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन। तो यहाँ पे नासा और इसरो ने मिलकर एक मिशन को लॉन्च करना है बेसिकली 2024 के अंदर, जो कि GSLV Mark 2 से लॉन्च किया जाएगा। और ये बेसिकली एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब यही होता है कि अर्थ के ऊपर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देगा, जैसे कि जो भी क्लाइमेट चेंजेस वगैरह आ रही हैं। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम को ही यूज़ किया जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे रडार फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाएगा, और जो रडार फ्रीक्वेंसी है वो आपके रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये इसरो और नासा का मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो फीफा के मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 है उनके बारे में यहाँ पे आपको विमेन ऑफ द ईयर एंड मैन ऑफ द ईयर के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो जो फीफा है आप जानते ही हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन जो है, तो यहाँ पे अलग अलग अवार्ड्स प्रोवाइड करती हैं फुटबॉल प्लेयर्स को, एक मेंस कैटेगरी के अंदर और एक विमेंस कैटेगरी के अंदर। तो मेंस कैटेगरी के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं मिला ये अवार्ड, तो किसको मिला है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो कि पोलैंड से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो विमेंस कैटेगरी है वहाँ पर एलेक्सिया प्यूटेलेस को मिला है जो कि स्पेन की एक फुटबॉलर हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में आपने ध्यान में रखना है। तो इस हिसाब से आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है उसको कौन पब्लिश करता है। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को पब्लिश करते हैं, और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज को देखते हैं कि वो अपने लॉज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे टोटल 139 कंट्रीज को रैंक किया गया है, जिसमें से जो इंडिया है हमारा रैंक जो है वो 79th आया है। तो इसके बारे में आपने ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक जो क्वेश्चन है उसके बारे में समझ में आया होगा, और अल्टीमेटली आपने अपनी नॉलेज को क्वेश्चंस की वे में ही अप्लाई करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर टाइम मिला तो आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।